नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, ये इस प्रोग्राम में जिस तरह से आप हिस्सेदारी आपकी होती है, आप हिस्सा लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम आपके जो मसाइल हैं उस हवाले से बात करते हैं और जो कुछ आपके सवालात होते हैं उसके जवाबात दिए जाते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम बिलखुसूस बात करेंगे और हमने आज इहाता किया है तेलंगाना का, हम रुख करेंगे और तेलंगाना के हवाले से हम बात करेंगे और तेलंगाना में अक़लियतों की जो फलाह व बहबूद का मामला है वो दरख्त किस तरह से चल रहा है। और फिर इसके साथ साथ जो हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं जो कोई स्कीम का ऐलान किया जाता है तो फिर उस स्कीम के साथ बहुत सारे लोगों के सवालात भी जुड़ जाते हैं। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये है, चूँकि लोगों की जानिब से सवालात भी बहुत मिल रहे थे, वो है लोन के हवाले से, खर्जात के हवाले से। चूँकि लोगों का अजधाम हम इस वक्त मी सेवा सेंटर्स पर देख रहे हैं और लोगों की उम्मीद यह है कि भाई हमें 1 लाख या 2 लाख का जो भी है क़र्ज़ मिलेगा तो बहरहाल इससे हमको बहुत सारी मदद होगी। और हुकूमत का भी यकीनन यही कहना है कि हम इसके ज़रिए अक़लियतों में जो पसमानदा लोग हैं जिनको माशी तौर पर मदद की ज़रूरत है, हम उन्हें ये खर्जात फ़राहम करेंगे और वो भी सब्सिडाइज़। तो बहरहाल क्या कुछ ये स्कीम है, किस तरह से जो है इसकी लॉन्चिंग हुई और किस तरह से इसकी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं और क्या कुछ मामलात हैं, क्या कुछ सवालात हैं, क्या कुछ मसाइल हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अक़लियतों के दीगर जो मामलात हैं, जो उनके मुतालिबात हैं और इस हवाले से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, चूँकि वक्त इसके लिए काफ़ी दरकार है। बहरहाल हम सरसरी तौर पर ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में इहाता करने की कोशिश करेंगे और आपके सवालात भी हम इसमें लेंगे और आपके सवालात के जवाब देने के लिए यकीनन एक ज़िम्मेदार शख्सियत हमारे साथ एक और मौज़ूज़ मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़ साहब, सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके अलावा हमारे मौजूद मेहमान सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मौजूद मेहमानों से बातचीत का आगाज़ करें और आपके कॉल्स शामिल करें, थोड़ा सरसरी तौर पर इस हवाले से मैं आपको बता दूं, वो मेरे सामने मौजूद है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद और उन्हें माशी इमदाद रसानी के तहत तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 19 दिसंबर 2022 को में एक सब्सिडी के साथ खर्जात की इजराई के लिए ख्वाहिशमंद अहल अफराद से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ किया गया। अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार अफराद को कारोबार में मुआशी मदद फराहम करने की गर्ज से हुकूमत ने गालिबन 120 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस सब्सिडाइज खर्जात की स्कीम के तहत 2 ज़िमरे कैटेगरीज तय की गई हैं। पहले ज़िमरे के तहत 1 लाख रुपए कर्ज की इजराई अमल में आएगी, जिसकी अदायगी के लिए 80% सब्सिडी होगी, जबकि दूसरे ज़िमरे के तहत 2 लाख रुपए की इजराई होगी, जिसमें 70% सब्सिडी रखी गई है। हुकूमत ने 5000 ख़ानदानों को गालिबन इस कर्ज स्कीम के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाने का अपना हदफ उन्होंने तय किया है। अक़लियती तबक़ात जिनमें मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन शामिल हैं, इन तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें ली जा रही हैं। इस हुकूमती स्कीम से फ़ायदा हासिल करने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि मी सेवा सेंटर्स पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। बहरहाल आगाज़ करते हैं हम अपनी बातचीत का और आपके भी कॉल्स हम इसमें शामिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यकीनन इम्तियाज़ साहब, देखिए एक टीआरएस पार्टी अब जो बीआरएस हो चुकी है उसके एक बड़े कायद हैं। आपका जो है मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर से ताल्लुक़ रहा है और उन पर भरोसा करते हुए काफ़ी अरसे से ये पोस्ट खाली था। भरोसा करते हुए एक नई कुछ नई स्कीम के साथ, वैसे काफ़ी अरसे से जो लोन के मामले थे रुके हुए थे, काफ़ी पेंडिंग थी और बड़ी नाराज़गी चल रही थी, लेकिन एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है और मैं समझता हूँ कि नए साल की शुरुआत हम आपके प्रोग्राम से कर रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए भी। और मैं समझता हूँ कि ख़ासकर तेलंगाना के लोग, बल्कि दीगर रियासतों के लोग भी अगर तेलंगाना की जो फलाही स्कीम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यकीनन इम्तियाज़ साहब, हम आपका बड़ा खैर मकदम करते हैं। और आप देखिए, आज 2 घंटा पहले आप काफ़ी दूर थे, महबूबनगर में थे, लेकिन हमारी दावत पर वो तशरीफ़ लाए हैं। हम स्टूडियो में हमारे नाज़रीन की तरफ से भी आपका खैर मकदम करते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका कॉरपोरेशन किस हद तक लोगों के लिए मददगार साबित होगा, उसके बाद हम कुछ सवाल भी आपसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं OTV के व्यूअर्स को और यहाँ पे मैनेजमेंट को, सभी को मैं
नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ने आप नए साल की शुरुआत मुझको बुला के यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन अप्रैल के महीने में 2022 में बना था। हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने मुझ पे भरोसा करके कम्युनिटी के लिए कुछ काम करने के लिए मुझ पे ये पोस्ट दिया गया था। तो पोस्ट आने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद मैंने जो है चीफ मिनिस्टर साहब से 1 से 2 मरतबा रिप्रेजेंटेशन किया। देने के बाद उन्होंने गौर करके पहले 50 करोड़ रुपए जो है बजट अलॉट किया उसको स्कीम शुरू करने के लिए। जैसे हमने स्कीम शुरू किया, जो नौजवानों की तरफ से जो दिलचस्पी दिख रही थी बिज़नेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए, कुछ सेल्फ बिज़नेस करने के लिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि और एक 70 करोड़ इजाफा करके इसको 120 करोड़ किया जाए, क्योंकि वक्त कम होने की वजह से, क्योंकि फरवरी का महीना एंडिंग होने करीब है, तो मार्च में जो है बजट सेशन होता है, तो इसीलिए जो है फरवरी महीने तक जो है इसको 120 करोड़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में सैंक्शन करके लोन की शक्ल में जो है, जो सब्सिडाइज अभी जब कहें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो दिए गए हैं, तो उसके तहत जो है पहले हम 5000 फैमिलीज़ को जो है हमने जो है सिलेक्ट किया था, मतलब हमने ऐलान किया था। उसके बाद 70 करोड़ और इजाफा आने के बाद टोटल तेलंगाना में 12000 फैमिलीज़ को ये लोन दिया जाएगा। तो मैं हमारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये 12000 देने के बाद ये मत समझिए कि फिर नहीं आएगा। चीफ मिनिस्टर साहब मार्च के बजट में इंशाल्लाह और भी अच्छा बजट देंगे हमको, आने वाला और भी बजट हमको अच्छा होगा। बस यही कहना चाहता हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बहुत सी स्कीमात को आगे ले रहे हैं। स्विंग मशीन्स भी अनखरीब में आएंगे आपको। हमने जो है पिछले जो है 10,000 स्विंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है माइनॉरिटीज़ में। हमने जो है 719 कारें जो है ड्राइवर कम ओनर का स्कीम जो हमारे पास है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में पहली बार शुरू किया था 2018-19 में। 719 कारें हमने दिए हैं। और सेम ड्राइवर कम ओनर के जो ऑटो स्कीम है हैदराबाद सिकंदर मिला के 1708 ऑटोस हमने जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले हुक्मरान ने माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसी स्कीमात नहीं लाए थे जो केसीआर साहब ने आज ये स्कीमात लाए हैं। तो जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 16 और 17 में भी जो है हमने जो है करीब 10,000 लोगों को जो है लोन्स दिए हैं 42-45 करोड़ के तहत। हमने बहुत से ऐसी स्कीमात चलाए हैं। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से जो है थोड़ा रुकावट हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ से जो है स्कीमात हमारे चलने वाले हैं और अच्छे स्कीमात आने वाले हैं। केसीआर साहब खासकर माइनॉरिटीज़ को उसको मद्देनजर रखते हुए स्कीमात ला रहे हैं। जी, इसमें 2-3 बातें मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कैटेगरी, जैसा कि मेरे साथी ने बता दिया है, लेकिन आप चेयरमैन की हैसियत से ये कैटेगरी 1 में कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कैटेगरी 2 में कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, उनके बारे में थोड़ा तफसील बताइए। देखिए 5000 फैमिलीज़ को हमने जो है पहले 50 करोड़ 5000 फैमिलीज़ के लिए हमने ऐलान किया था, जिसमें से 3500 कैटेगरी 1, यानी कैटेगरी 1 मतलब 1 लाख का लोन, जिसमें 80% सब्सिडी होगा। 20% अगर आप बैंक कंसर्न लेटर ले रहे हैं तो बैंक से, अगर आप लोन मिल रहा है तो बैंक से लेटर लीजिए। अगर आपको बैंक से लेटर नहीं मिल रहा है तो कैंडिडेट शेयर, यानी कि आप अपने खुद के 20,000 डीडी बनवा कर जो है डीएमडब्ल्यू कलेक्टर साहब के जॉइंट अकाउंट पे हुआ करता है, उस अकाउंट पे आप दे दें। ये कब देना पड़ेगा आपको? सिलेक्शन होने के बाद आपको देना पड़ेगा, उससे पहले नहीं देना है। आपको सिलेक्शन होने के बाद आप जितने भी लोग अप्लीकेशन रखे हैं वो अप्लीकेशन पे पहले फिजिकली वेरिफिकेशन होगा। आपके पास आके वो इंक्वायरी कर लेंगे आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके तहत आपको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए आपको जो है, अगर म्यूनसिपालिटी होता है तो कमिश्नर, डीएमडब्ल्यू और जो है लीड बैंक, 3-4 मिलके जो है सिलेक्शन करके कलेक्टर साहब से फाइनल करते हैं। इसको सिलेक्शन कन्वीनर जो है, कमेटी कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी 1 ये हो गया। कैटेगरी 2 लाख का लोन है, जिसमें 70% सब्सिडी है। 60,000 सेम बैंक कंसर्न लेटर चाहिए आपको। अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है आपको, सेम शेयर कैंडिडेट शेयर होगा आपको। आपके खुद के 60,000 रुपये बन के जो है डीडी बनवा कर जो है आप सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। सेम ऐसी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपको। जो है जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आप अगर उनको दे दें तो उसके तहत आपको लोन मिलेगा जी। ये है कैटेगरी 2 है। फिलहाल तो कैटेगरी 2 के हिसाब से हम करें। फर्दर अगर कुछ नया बजट आता है तो हम बहुत से लोगों के थोड़े बहुत शिकायतें हैं कि थोड़ा वाइट राशन कार्ड रखे हैं, वो रखे हैं, तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अब जो नया बजट आएगा इसके में से हम कुछ चेंजेस की कोशिश करेंगे जी। नहीं, आमतौर पर जैसे कि जो राशन कार्ड की जो बात है, एक गवर्नमेंट का एक जियो आया था, बहुत पहले की बात है,
जिसमें ये कहा गया है कि ये वेलफेयर स्कीम से इसको मुंसलिक यानी उसको लिंक नहीं करना चाहिए बोल के, लेकिन आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें ये बताया गया है कि या तो राशन कार्ड या तो फूड सिक्योरिटी कार्ड वो लाजमी होगा बोल के बताया। तो इसके लिए कई ऐसे ख़ानदान हैं जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन राशन कार्ड देखिए गुज़श्ता कई सालों से नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग भी महरूम हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास फिल वक्त क्या है या फिर फ्यूचर में क्या करेंगे इसके बारे में? देखिए भाई साहब, हमने वाइट राशन कार्ड रखने के बावजूद, मैं कल तक का बोल रहा हूँ आपको, 98,000 ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुके हैं। माय गॉड, कल तक का, और आपको 5 दिन बाकी हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर राशन कार्ड नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ अगर अब तक 5 लाख एप्लीकेशन हो जाते थे। तो लिहाजा जो है हकीकत में जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट जो सेलेक्ट करती है, इनको वाइट राशन कार्ड कहा जाता है या फूड सिक्योरिटी कार्ड कहा जाता है, या नहीं तो उसके तहत इनकम। बहुत सारे लोग वाइट राशन कार्ड रखने के बावजूद भी वो लोग एम्प्लॉइज़ हैं, कहीं आउटसोर्सिंग पे जॉब्स कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, किसी की तनख्वाह 30,000, किसी की 25,000 है, उसका भी वाइट कार्ड है। अगर वैसी सूरत में अगर वो इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रखा तो वो भी एलिजिबल आता है। लिहाजा जो है हम इनकम सर्टिफिकेट रखने की वजह यही है, जो गरीब बिल्कुल जो 5,000, 6,000, 7,000 कमाता है उसके लिए ये इनकम सर्टिफिकेट रखा गया है। जी, अभी तक 98,000 एप्लीकेशन ऑनलाइन हो चुके हैं, हो चुके हैं। कल की बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं, अभी आपने जिक्र किया इनकम सर्टिफिकेट का। जी हाँ। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जी, आपको भी इल्म है, पता नहीं। मंडल ऑफिस में आपको पैसे दे तो 2 दिन में मिल जा रहा है, जो नहीं देते हैं पैसे उनको तो 8 दिन में भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में देखिए आपका डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो मंडल ऑफिस है जी, उससे कोई लिंक करके भाई इसको कैसे स्पीड अप करना है, और जो बीच में ब्रोकेज हो रहा है, जी हाँ, जो उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब आप देखिए, मैं कुछ लोगों से इंटरव्यू लिया जो एप्लीकेशन मतलब आपके लिए जो कर्जे के एप्लीकेशन के लिए डाल रहे हैं, तो उन्होंने बताया देखो साहब हमारे को 1,000 रुपये का खर्चा हो रहा है इसके लिए, चूँकि वो मी सेवा पे जब जा रहे हैं तो 150 रुपया 100 रुपया कुछ ऐसे ही लेता है। उसके बाद ये बनाने के लिए हमारे को जो है 400-500 रुपये लग रहे हैं, और ऑटो में जाने करने का इस तरीके से 1,000 रुपये का हमको खर्चा हो रहा है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए पहले ही वो 1 लाख की आस में, 1 लाख में से 80,000 तो मिलते हैं कैसे भी, वो आस में वो 1,000 रुपये का खर्च कर रहा है। तो ये जब आपने कहा बिल्कुल शॉर्ट पीरियड रखा कि भाई आपने जो है कि जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे में आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ आप लोगों का जो मामला है, क्यों इसको स्पीड अप क्यों नहीं करते? फिर ये जो ब्रोकरेज चल रहा है बीच में, जो एक माफिया काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम करते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुकूमत तेलंगाना जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसको कंसर्न रखे जो है फास्ट किया जाए, ये मी सेवा में चल रहा है, रेवेन्यू में नहीं चल रहा है। मी सेवा में जो है लोग जो है ज़्यादा लोगों को देख के जो है वो लोग अपनी फ़ीस इलीगल बढ़ा के ले रहे हैं। अगर ऐसे किसी कंप्लेंट अगर किसी के कंज्यूमर की तरफ से आया तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार है। कि पब्लिक सामने आके बोल नहीं रही है, बस वो अपने लोन के लिए जो है 200, 300, 400 रुपये बढ़ के दे के हासिल कर रही हैं, जबकि वक्त 2 हफ्ते का दिया गया है, 15 दिन का वक्त है। तो आपको जो है इसमें पब्लिक को सामने आके जो है बोलना चाहिए कि फलाने मी सेवा में जो है इस तरह से चल रहा है। अगर किसी के पास अगर कंप्लेंट आता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं हम लोग। लेकिन एक्शन एक्चुअली जो है पब्लिक जो है सामने आके नहीं बोल रही है, तो हम भी तैयार हैं। मैंने भी बहुत 2-3 जगह जो है मालूमात किया हूँ, जैसा बहादुरपुरा पे जो है वहाँ पे बहुत सी लंबी लाइन थी, तो मालूम किया तो कुछ वहाँ पे डिप्टी एमआर वगैरह लीव पे थे, तो किसी वजह से वहाँ लेट हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपने डिपार्टमेंट से कहा कि इमीडिएट वहाँ पे आरडीओ को फ़ोन करके हमने रेवेन्यू वालों को ऊपर रहने के लिए हुक्म दिया। तो मैं ये हम लोग जहाँ हमको कम्युनिकेशन हो रहा है, हम तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम उसको करेक्शन कर ले रहे हैं। एक और बात मैं समझता हूँ, आप फोन लेने से पहले जी जरूर, हम ब्रेक के बाद हम ले लेंगे फोन, ब्रेक से पहले जी एक, चूँकि देखिए एक और बात जो है देखी जा रही है कि आपके पास आपने एक नंबर दिया है जी आपके डिपार्टमेंट ने कि भाई कोई भी मालूमात 10:30 to 5 PM ले सकते हैं। वो इतना लोग होते हैं कि भाई इंगेज रहता, मालूम नहीं था। क्यों नहीं एक कॉल सेंटर आप लोग करते हैं, वहाँ डेस्क जो मैनुअल डेस्क का ज़रूर काम कर रहा है आपके पास, लेकिन कंप्यूटराइज डेस्क आपके पास काम नहीं कर रहा है जैसा मुझे मालूम है। पता नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। नहीं देखिए, हम लोग इसलिए क्या है, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए हम हेल्पलाइन के लिए एक नंबर रखा, एक से 2 आदमी को हमने वहाँ पे रखा, लैंड नंबर के लिए और रोड नंबर के लिए। तो इंगेज जाता है, मतलब लोग उतने कॉल कर रहे हैं। नहीं, मगर एक कॉल सेंटर रहा तो मैं समझता हूँ कि वो मल्टीपल PABX जैसा होता है ना। हाँ, तो यानी बैक वक्त 10 कॉल एक आदमी ले सकते हैं। वो हम नहीं कर सके, क्योंकि हमको सिर्फ एक हेल्पलाइन के लिए नंबर रखना था, एक लैंड नंबर रखने का, तो 2 नंबर हमने रखा है।
दोनों को हमने वहाँ पे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम बिठा के रखा है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जितना तक हो सकता है हमने कोशिश की है। अगर फर्दर आपकी भी जो है अभी जो बोल रहे हैं वो सही बात है। नेक्स्ट हम जो स्कीम शुरू करेंगे बिल्कुल हम जो है कम्युनिकेशन खोलेंगे, उसके लिए हम 1 से 4 लोगों को बिठा के हम जो है कम्युनिकेशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक साहब, सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार एम ए माजिद साहब हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्कीम्स है तेलंगाना सरकार की जानिब से जो लॉन्च की गई हैं, जिस बिलखुसूस हमने आगाज़ किया जो कर्ज़जात के हवाले से। यहाँ पर एक चीज़ ये है इसहाक साहब, वो ये है कि लोगों को मसाइल, जिस तरह से लोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो मुख्तलिफ जो है उसको किस तरह से जो है हल किया जा सकता है, ये सवाल हो रहा है। यानी मी सेवा सेंटर भी जाना है, फिर मंडल ऑफिस भी जाना है, फिर पलट कर फिर मी सेवा सेंटर आना है, तो बहुत सारे इस हवाले से लोगों के सवाल पिछले इतवार को भी हमको मिले थे। देखिए जरूरत नहीं है जी, ये सिर्फ मी सेवा से आप इनकम सर्टिफिकेट ले लेके जो है अब हैदराबाद के एप्लीकेशन है तो DMW हैदराबाद को सबमिट करना है। DMW हैदराबाद में सबमिट करने के बाद वो लोग जो है डिवीजन वाइज जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया होता है ना उनको डिवाइड कर देंगे। जी जी। रंगारेड्डी का DMW ऑफिस अलग है, तो ऐसा अपने अपने DMW ऑफिस में सबमिट कर दें तो वहाँ से लोग जो है म्यूनसिपल को भेजेंगे। कुछ म्यूनसिपालिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं, DMW से लेकर डायरेक्ट उनको म्यूनसिपालिटी भेज रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर एप्लीकेशन लेने के बाद उनके स्टाफ से जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। करवाने के बाद जो है DMW, म्यूनसिपल कमिश्नर और लीड बैंक जो भी है वो लोग बैठ के जो है एक लिस्ट, एलिजिबिलिटी लिस्ट बना लेंगे, बना के कलेक्टर साहब को सबमिट करेंगे तो कलेक्टर साहब इसको फाइनल करेंगे। ठीक, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं सैयद खलील बात कर रहा हूँ महबूब नगर से। जी खलील साहब जी, सवाल? जी ये अनमैरिड और अनएम्प्लॉयड डॉटर को फैमिली पेंशन का जियो था 2010 का, तो हम लोग 4 साल से फिर रहे थे, वो नहीं हो रहा है। तो माइनॉरिटी प्रजावानी भी डाले हैं, वो भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हमारे दोस्त कह रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन में डालो, तो चेयरमैन साहब से भी हेल्प की गुजारिश थी। अनमैरिड और अनएम्प्लॉयमेंट डाटर चाहिए। ठीक है जी, बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सुना सब? नहीं, दरअसल क्या है, ये जो बेरोज़गार लोग हैं या फिर जो भी मुस्तहक लोग हैं वो पेंशन के लिए वो लोग डाले थे जी, वो अभी तक उनका नहीं आया। क्या कॉर्पोरेशन आपका इसके बारे में कुछ है? वो मैं समझता हूँ वही सवाल है ये। हाँ शायद वो सवाल है, तो इससे मेरे को कॉर्पोरेशन से लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, ये हुकूमत का ये है। और वो भी बहुत अनखरीब में कैसे साहब हमारे इसके बारे में बहुत गौर कर रहे हैं, बहुत जल्द इसको जो है शुरू करेंगे। जो उन्होंने वादा किया तो वादे पे कायम रहेंगे। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए ये आज जो हम डेडिकेट किए आज का प्रोग्राम, ये जो लोन स्कीम है तो काफ़ी बड़ी, देखिए एक तवील अरसे के बाद, मैं समझता हूँ कि 4 साल के बाद, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जो स्कीम है। एक वक्त तो अभी 1-2 महीने में 120 करोड़ रुपया डिस्बर्स करना है इनको। फिर उनके साथ मार्च के बाद जो बजट आएगा, अप्रैल से नई स्कीम अलग शुरू, जैसा कि आपने बताया कि उसमें होगी। तो ये जो आज का जो प्रोग्राम है हम डेडिकेट कर रहे हैं कि लोन स्कीम के बारे में, चूँकि आप जो भी छोटा कारोबार हो या छोटी मोटी सनत हो, इंडस्ट्री हो, इसको भी तो लागू होगा ना ये छोटी सनत वगैरह। तो मैं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि और भी स्कीम है जैसा स्किल डेवलपमेंट वगैरह। आप एक टेमरिस को गए थे आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, शायद मैं समझता हूँ कि जो उस बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वाकिफ़ करवाएं कि देखिए आजकल हुनरमंदों की बड़ी मांग है। डॉक्टर इंजीनियर तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन टेक्नीशियन मिलना बड़ा मुश्किल है। और टेक्नीशियन की मांग ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ साहब के सदारत में मैं समझता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ा है। यकीनन हम हौसला अफजाई करेंगे इम्तियाज़ साहब आपकी, और हम नाज़रीन से भी यही कहेंगे कि इससे मुतालिक अगर कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप इस सिलसिले में सवाल करें। और यहाँ पर जिस तरह से नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और इसी हवाले से खर्चाजात के हवाले से कि क्या कुछ मामलात हैं, और फिर बिलखुसूस हम चूँकि ये अवामी प्लेटफार्म है, अवाम की जो बात है, जो मसाइल है, हम हुकूमत और जो है लोगों के दरमियान एक राब्ते का काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कुछ लोगों के मसाइल हैं वो हुकूमत तक पहुँचें, और हुकूमत की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर हों। ये हमारा इस प्रोग्राम का ट्रेंड है और इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त वसीम साहब मौजूद हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए, चूँकि हमने अवामी जो मसाइल हैं उसकी बात की, और फिर हमारे साथ एक ज़िम्मेदार जिस ओहदे से मुतालिका ओहदे यानी खर्चाजात के हवाले से हम बात करें तो वो भी हमारे साथ इसहाक साहब मौजूद हैं। अब इस दरमियान जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ वसीम साहब मौजूद हैं, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि वो अब सवाल यही हो रहा है कि मी सेवा सेंटर्स पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर पैसों का ज़्यादा चार्ज किया जाना वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वसीम साहब, यहाँ पर एक बात ये हो रही है कि लोगों की जानिब से भी शिकायत ये हैं और कि भाई ई सेवा पर जब जा रहे हैं तो यहाँ पर चार्जेस जो है यानी जितने लेने चाहिए उससे ज़ायद हो रहे हैं। तो बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप लोग भी जितने भी है जो ऑनलाइन सबमिशन करने वाले हैं वो किन मसाइल का उनको सामना है, या फिर जो दरख्वास्तें आप लोग लेते हैं तो वो क्या शक्ल में होती हैं, और जो चार्जेस किए जा रहे हैं तो क्या वाकई जो है चार्जेस जितने लेना चाहिए उससे तजावुज़ किया जा रहा है, बढ़कर ले रहे हैं, परेशान हाल लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वो एवरेज क्या है वो भी जानना चाहूँगा। और फिर इसमें जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं और यहाँ पर इसहाक साहब मौजूद हैं, तो एक जो एक गैप है वो दूर होगा। आप प्रैक्टिकली क्या चीज़ है थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ हो रही है, या यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मी सेवा सेंटर्स की जानिब से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है और लोगों को मसाइल का सामना है। जी थोड़ा सा बताएं। और फिर ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे आपके पास कोई आ रहा है एप्लीकेशन लेकर तो आप क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, कहाँ कहाँ वो चीज़ जाती है, और ऑनलाइन का अमल क्या होता है, थोड़ा सा उस पर जो है बताएं। जी ये लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाने आते हैं। नहीं, कोई आपके पास आ रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे सब ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, वो आपके पास आते हैं, उसके बाद आप लोग उनको क्या बोलते हैं? पहले इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करके देते हैं उनको, 60 रुपए से 70 रुपए चार्ज करते हैं, उतने ही ज्यादा नहीं लेते। 150 रुपए की बात आ रही है। हाँ, नहीं ले रहे। 60-70 रुपए लिए बाद वो लोगों को ऑनलाइन करके एप्लीकेशन लेके जाके सबमिट करो बोलते हैं। एक जनरल बात हो, क्योंकि 100 रुपए की बात एक आम है। वसीम साहब 100 रुपए ले रहे हैं। अब ये मैं जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इसमें कितना जा रहा है, और आप जो है इसमें 45 रुपीज गवर्नमेंट की फीस रहती है। उसमें जी 45 रुपए गवर्नमेंट की फीस रहती है। उसमें पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करना पड़ता है जी, स्कैन करके सबमिट करके एप्लीकेशन ऑनलाइन करके देते हैं। अच्छा। वो लेके जाके मंडल ऑफिस में सबमिट करते हैं। तो मंडल ऑफिस में जब सबमिट करने जाते हैं वहाँ पर लोग बीच में पैसे लेके कर रहे, क्योंकि मंडल ऑफिस में जब सबमिट करते हैं तो 10 दिन लग रहे हैं। वो किस चीज के लिए सबमिट? ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इनकम सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी देना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, तो एक तो ऑनलाइन कर दिया, दूसरा हार्ड कॉपी देना है मंडल को। ठीक है, मंडल ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। मंडल ऑफिस के पास 10 दिन हो रहा सबमिट करे बाद। अच्छा। तो लोग क्या है जल्दी होना बोल के वहाँ पे ब्रोकर्स को दे रहे हैं, क्या है नहीं मालूम। वो लोग ज्यादा 500 रुपए ऐसा चार्ज कर रहे हैं बोल के मालूम हो रहा हो। नहीं, लोग क्या अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर उनको जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? एक प्रोसीजर के तहत काम होना चाहिए। 2 दिन में बना के दे रहे थे। ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ जो मंडल ऑफिस के बाहर रहते हैं वो लोग ले रहे बोल के सुनने में आया। वो लोग लेके जल्दी अप्रूव करे, तो फिर ये आए तो हम निकाल के उसको 50-100 रुपए लेके ऑनलाइन करके दे रहे हैं। एप्लीकेशन लिख जाके फिर हज हाउस में हार्ड कॉपी सबमिट करना है। अच्छा। तो वहाँ पे भी लाइन बहुत है बोल के सुनने में आ रहा। हज हाउस में भी काफी पूरा लेके जाके वहाँ पे सबमिट करना है। अच्छा, तो हज हाउस में क्या मतलब लाइन का प्रॉब्लम रह रहा है? हज हाउस से मुराद जो कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, सबमिट करने के लिए हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए लाइन में ठहरना पड़ा। अच्छा, वहाँ पे भी क्या है रजिस्टर में एंट्री कर लेके देने के लिए भी लाइन में ठहरना पड़ा। और रजिस्टर में एंट्री नहीं करे ऐसा डायरेक्ट सबमिट कर दिए तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, वो हार्ड कॉपी उस पे वो भी नहीं दे रहे, वो लोग एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे। अच्छा, बोर्ड में जी। अच्छा, वहाँ पर आसानी के साथ हो रहा है या फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा कोई मामला है? वहाँ उस हवाले से भी शिकायत लाइन में नहीं ठहरना है बोले तो 200-300 लेके दे रहे बोलते मालूम। अच्छा, ये बताइए टोटल अगर कोई एक एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वो खर्च चाहता है आपकी मी सेवा सेंटर पर, वो आ रहा है और वहाँ से उसकी कार्रवाई का आगाज हो रहा है, तो वहाँ से लेकर उसका मुकम्मल ऑनलाइन एक तो इनकम सर्टिफिकेट का मामला, दूसरा फिर इनकम सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद फिर सबमिशन का मामला लोन के लिए, और उसके बाद फिर हार्ड कॉपी कॉर्पोरेशन में जो है सबमिट करने के लिए, कितना खर्चा हो रहा है ओवरऑल इन जनरल? जी जी जी, बड़ा मरहला जी। खर्च कितना हो रहा है वसीम साहब? जी खर्च अंदाजा 1000 रुपए आ रहा है कि नॉर्मल कर लिए तो 200 रुपए में हो जा रहा जी। एजेंट्स के थ्रू गए तो 1000 रुपए हो रहा, बीच में कोई एजेंट्स। अच्छा, ठीक है, ये एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है जरूर हम लोग क्या है जल्दी नहीं हो रहा। मंडल ऑफिस में अप्रूव 1 दिन में करो बोल के बोलना है, वो लोग अप्रूव नहीं कर रहे। नॉर्मल वाले तो 10 दिन लग रहे हैं लोग को। तो टाइम नहीं है, 5 तारीख को खत्म हो जा रहा। लोग क्या है परेशान, देर हो जाएगी बोल के एजेंट्स को दे रहे। ठीक है, टाइम बढ़ा दिए तो अच्छा रहता थोड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू। ठीक है। चेयरमैन साहब, यहाँ 2-3 बातें हमारे जो एक ऑर्डर ने दिए हैं, इसमें ये कि आपके कॉरपोरेशन के दफ्तर में जो हार्ड कॉपी रिसीव कर रहे हैं वो उसमें काफ़ी ख़तार है लोगों की, उसमें लोगों को बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनकम सर्टिफिकेट निकालने में जो कुछ मामला चल रहा है, इसमें जैसा कि अभी उसने प्रपोजल दिया कि अगर थोड़ा सा वक्त बढ़ा दिए तो थोड़ा सा जो है वो
हो सकता है। तीसरा ये जो है कि ओवरऑल वहाँ जो चाहे हज हाउस में माफिया हो या मंडल ऑफिस में माफिया हो, आप यानी इसको कैसे इरेज करेंगे? एक आम आदमी बिल्कुल डायरेक्टली 200 रुपये में आप ये अपनी तमाम मराहल कर सके, जबकि देखिए खुद जैसे इब्तिदा में हम बता रहे थे कि 1000 रुपये पर खर्च आ रहा है और इस शख्स ने भी यही बताया कि 1000 रुपये का खर्च आ रहा है, तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे आप? ये 3 चीज़ें हैं, आप बताइए। देखिए हमारी सब में पहले मी सेवा में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने के बाद मंडल ऑफिस जाके जो है इनकम सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, तो वहाँ पे जो है थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा एप्लीकेशन आने से वो लोग स्टेप बाय स्टेप जो है इंक्वायरी करके देंगे ना। उठा के कोई भी ऐसी एप्लीकेशन रख दिया उसको उठा के 1.5 लाख लिख के 2 ऐसा लिख के नहीं देंगे, तो जैसा सीरियल नंबर से आएंगे उसके हिसाब से 2-4 दिन लगेंगे। तो वो एप्लीकेशन ऑनलाइन ले आके मंडल ऑफिस में देने के बाद इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद सिर्फ हॉट कॉपी जो है DMW ऑफिस हैदराबाद में देने का है, उसको कॉर्पोरेशन से कोई लिंक नहीं है। अच्छा। एक DMW हैदराबाद ऑफिस नीचे हज हाउस में रहने की वजह से वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं। तो परसों हैदराबाद DMW साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सब स्टाफ ज़रा कम है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ हमको स्टाफ दें। तो मैंने क्या किया, उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के जो लोग एम्प्लॉइज़ हैं मेरे पास, हैदराबाद के जितने लोग थे वो 8 से 10 आदमी को जो है मैंने वहाँ पे अपॉइंट किया हूँ। उनको जो है टेबल्स वगैरह डाल के जो है ज़्यादा लोगों को जो एप्लीकेशन लेने के लिए सहूलत रखा हूँ। उस दिन 3 दिन से रश ज़रा ज़्यादा फास्ट निकल रहे हैं, वहाँ से एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो और रही बात वहाँ पे अगर हज हाउस में अगर किसी ने अगर पैसे लेने की अगर शिकायत अगर आई तो उस पर इमीडिएट केस बुक किया जाएगा। और 100% ये तो मैं तो नहीं सुना हूँ, अभी तो बोल रहे हैं मेरे वसीम साहब बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर गौर करेंगे। इंशाल्लाह हम कल जो है कुछ लोगों को जो है सीक्रेटली वहाँ रखेंगे, किसी के पास अगर कोई पैसे वसूल कर रहे हैं तो इमीडिएट उसको पुलिस स्टेशन में केस बुक कराया जाएगा उसके ऊपर। रही बात मी सेवा से भी अगर कहीं भी शिकायत आए तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ मंडल ऑफिस में शिकायत थी हमने इमीडिएट फ़ोन करके जो है करेक्शन कर लिए हैं कि रेवेन्यू वालों को थोड़ा वक्त देने के लिए, थोड़ा ज़्यादा लोगों को वहाँ पे रखने के लिए हमने बोला है। जहाँ जहाँ से शिकायत आती है हम उसके ऊपर इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसाक साहब, यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या तारीख में कुछ और तौसीक की जाएगी? सवाल ये हो रहा है लोगों की जानिब से, क्योंकि अभी इनकम सर्टिफिकेट जिस तरह से टाइम लगेगा तो बहुत सारे लोग हैं अभी भी। तो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, ऑलरेडी हमने तो कुछ कम 1 लाख आगे हैं। 2 हफ्ते का टाइम हमने दिया था। 2 हफ्ते का टाइम देने के बावजूद भी 1 लाख एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो चुके हैं जी। तो और 5 दिन बाकी है। तो मैं शायद मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि अगर इसको टाइम आगे बढ़ा दिया जाएगा तो और एप्लीकेशंस आएंगे जो हकीकत में हकदार हैं, तो उन तक पहुँचने के लिए तकलीफात मुश्किलात का सामना सिलेक्शन में करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो है हम ये चाहते हैं कि ये शुरुआत है। मैं यही चाहता हूँ कि नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि ये स्कीम को यहाँ ख़त्म मत समझिए। अच्छा। ये शुरुआत है, फरवरी तक इसको जो है 120 करोड़ खर्च करने के हैं हमको। मार्च के जो बजट होता है स्टेट का, वो बजट में माइनॉरिटी के लिए और भी बजट दिया जाएगा, तो और भी स्कीम को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो और दूसरे स्कीमात भी आ रहे हैं। नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि जैसा ड्राइवर कम ओनर की जो स्कीम है, कार की स्कीम है, वो कार्स भी जो है हमको सैंक्शन हो चुके हैं। और लेडीज़ जो हैं जो घर बैठे कुछ कमाना चाहते हैं तो उनके लिए स्विंग मशीन्स भी हम देना चाहते हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, जो गुज़िश्ता हम 10,000 मशीन्स दिए हैं। तो इस बार चीफ मिनिस्टर साहब का और बढ़ा के देने का है। मैं समझता हूँ बहुत से स्विंग मशीन्स भी आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हर घर जो गुर्बत में है कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से हम उनको फ़ायदा पहुँचा सके, चाहे स्विंग मशीन की शक्ल में हो, चाहे लोन की शक्ल में हो, चाहे ऑटो की शक्ल में हो, चाहे कार की शक्ल में हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा बहुत से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में धोबी भी हुआ करते, उनके लिए हम लास्ट इस्तेरियाँ भी दिए हैं। फोखरा कम्युनिटी है, उनके लिए हम जो है मोपेड गाड़ियाँ दिए हैं, 100 के ऊपर दिए हैं। तो कुछ ना कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। ये टेम्परेरी शादी मुबारक, ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के बावजूद हम जो है बेरोजगारों के लिए, कुछ नौजवानों के लिए, हम अपने भाइयों के लिए कुछ स्कीम शुरू कर रहे हैं। रफ्ता इसको बढ़ाएंगे और आगे इसको कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाकर साहब, मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी बात कर रहा हूँ। जी जाफरी। और आज एक जमाने के बाद आपके पास फिर दोबारा स्कीम शुरू हुई कि मौजूद शख्सियतों को मदऊ करने की। जी के सिलसिले में जो है मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और पोटीवी के तमाम नाजरीन का, और जो आपसे सवालों और जवाब और आपसे मालूमात किए, मैं उनका शुक्रिया अर्ज करना यही थी कि साहब जैसा कि अभी 98,000 एप्लीकेशन सबमिट हो गए। जी। तो इसके लिए आपसे 12,000 मेंबर्स को जो तो 120 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
अभी हुकूमत ने जो तो खुतूत के तौर पर, जियोस के तौर पर रकम का ऐलान किया है और इसमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी हमारे को कि जिस तरह से अभी ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने कहा कि वो जल्द से जल्द अमाउंट, तो 28 फरवरी से पहले किसी भी महकूमे जात में से माइनॉरिटी के महकूमे में जो तो पैसे ट्रांसफर हुए तो फिर आपका ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। दूसरा ये कि साबित पे 2018 में जहाँ 1.5 लाख दरखास्तें दाखिल की गई थी वो भी जो तो एक तहखाने की तो नजर हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपने इतने सख्त कवानीन के बाद भी लोगों ने हिम्मत और हौसले के साथ एप्लीकेशन शामिल किए हैं तो उनको कामयाबी का जरिया पहुंचाने के लिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब और तेलंगाना गवर्नमेंट साहब और हमारे महमूद अली साहब ने जो एश्योरेंस दिए उसके लिए कामयाबी हमारे चेयरमैन साहब की उसी वक्त होगी जब आपके माइनॉरिटी के अकाउंट में जो तो पैसा आएगा और कलेक्टर साहब और आप लोग उसको यूज करेंगे। वरना अगर फिर ये बात आएंगी तो 3 महीने से पहले ये प्रोग्राम, अप्रैल से पहले जब हमारे चेयरमैन साहब की सालगिरह होंगी जब से ये तो पैसे बटना शुरू होंगे। मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब और ऑनरेबल माजिद साहब और ऑनरेबल हमारे बाकर साहब आप सबका और तमाम नाज़रीन का जो उनको इस साल की पहली मर्तबा और आज साल की पहली तारीख को बहुत सी मौजूद शख्सियतों ने बहुत ही अवाम का मसला उठाया है, सुलगता हुआ। और MRO ऑफिस में कट्टो जो तो जो मिसवाते फाइल जाते हैं वो पड़े हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट 19 तारीख का आज तक भी नहीं मिला है बहुत सारे मंडल से। तो इस पे रोशनी डालनी चाहिए MRO ऑफिस से। और मैं समझता कि अब 98 दरखास्त और 98,000 के बाद इसमें दोबारा तारीख में तवस्सी की जाएगी क्योंकि आपका कोटा जो है तो 10 गुना इजाफा हो चुका है। तो फिर भी अगर 4 तारीख तक भी किसी को अगर एप्लीकेशन मिल जाए तो शायद मुमकिन हो जाए तो आपको वही 1.5 लाख का टारगेट पड़ जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट। मैं इसके जवाब के लिए ऑनरेबल चेयरमैन साहब से जो तो जवाब का मुंतजर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हामिद जाफरी, हैदराबाद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए हामिद जाफरी साहब, किसी भी डिपार्टमेंट को बजट जो है जियो के थ्रू ही आता है, अपने अकाउंट में जमा होता है। आपके जहन में जो है शायद कुछ गलतफहमी है कि हुकूमत तेलंगाना अभी तक बजट सैंक्शन नहीं करी, बजट अमाउंट अकाउंट में नहीं डाली, क्योंकि जो सोच रहे हैं वो गलत है। ऑलरेडी हमको जो है बजट आ चुका है, हमने इसीलिए स्कीम बनाया है। जो गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं बजट आने के बाद ही गाइडलाइंस इशू करते हैं, तो लिहाजा जो है ज़्यादा अप्लीकेशंस आए, जो बोल रहे हैं हकीकत में 98,000 अप्लीकेशंस आए, मैं नहीं कहा। इसमें से एलिजिबिलिटी कितने लोग एलिजिबल होंगे वो देखना है। बहुत से लोग हमको मालूम है कि कुछ DMWs बोल रहे हैं कि राशन कार्ड किसी और का लगा रहे हैं, उस पर फोटो जेरॉक्स करके किसी और की लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो डिलीट किया जाएगा, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जब जाके इंक्वायरी करेंगे तो सामने आएंगे। बहुत से कुछ अप्लीकेशंस है जो किसी का आधार कार्ड किसी का लगा रहे हैं, किसी का राशन कार्ड लगा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है जो लोग जो है सबमिट कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है लोग कुछ ये समझ रहे हैं कि इंक्वायरी नहीं होगी, बराबर जो है हकदार जो भी होगा उस तक पहुंचेंगे, हुकूमत बराबर उसको ये लोन पहुंचाएंगे और फरवरी एंडिंग तक इसको ख़त्म किया जाएगा। ये स्कीम को 12,000 फैमिलीज़ को दिया जाएगा। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, टाइम टेबल बना चुके हैं। कौन से अब ये देखिए 5 तारीख के बाद 5 से 10 तारीख के बीच में जो है कुछ वेरिफिकेशन कर लेंगे, कुछ चेंजेस है। कोई अगर 2 लाख का लोन लगा लिया, अगर नहीं उन्हें चाह रहा नहीं मैं 2 से 1 करना चाहता हूँ या कुछ नाम गलत है, सो जो भी करेक्शन होंगे वो 2-4 दिन में कर लिए जाएंगे। 10 तारीख से 20 तारीख तक जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 से जो है फिर हम 25 तारीख तक जो है उसको सिलेक्शन में रखा जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक में जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को सिलेक्शन लिस्ट स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगी। तो हम जो है फरवरी 10 के बाद जो है इसको हम सब्सिडी लिस्ट करेंगे। ये 23 फरवरी एंडिंग तक इसको ये स्कीम को जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 12,000 फैमिलीज को हम ये पहुँचाएंगे। ये बिल्कुल हमारा प्लान है, इसमें कोई दोराई नहीं है, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत तेलंगाना हमेशा से जो है माइनॉरिटीज़ के लिए संजीदा है, हमेशा रहेगी। ठीक है, नहीं अच्छा है, बड़ा कैलेंडर आपने जो है कहा कि 28 फरवरी से पहले सब हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है इंशाल्लाह। अच्छा है, टाइम बाउंड टारगेट है, ये जो तय किया गया है टाइम बाउंड। रही बात और कि हमें जाफरी साहब ने कहा कि ओल्ड एप्लीकेशंस, देखिए ओल्ड एप्लीकेशंस 17, 16 के 18 के नहीं है, 15, 16 के एप्लीकेशंस है। 16 तक जो एप्लीकेशंस थे, 6 साल के बाद वो एप्लीकेशंस को हम फिर नहीं कर सकते। क्यों? वो एप्लीकेशंस को वो कौन उसमें क्या है, कोरोना आने के बाद बहुत सी चीज़ें हमको जो है कन्फ्यूजन थे। वो एप्लीकेशन पे इंक्वायरी करने के लिए 2 महीने 3 महीने टाइम पड़ेगा।
तो लिहाजा जो एप्लीकेशंस को हमने इसलिए क्लोज किया, 6 साल का उसमें फासला आने की वजह, गैप आने की वजह से हमने क्लोज किया। वो एप्लीकेशन जो अगर वाकई फिर उसको लोन की जरूरत हो फिर अप्लाई करेगा, फ्रेश करेगा, कोई ऐसे मुश्किल नहीं है उसमें। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? संगड़ से मोहम्मद ख्वाजा बात कर रहा हूँ। जी ख्वाजा साहब, सवाल। सब बहुत बहुत मुबारक, इतना बड़ा प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम OTV की जाने से रखे। शुक्रिया ख्वाजा साहब। OTV का आपका शुक्रिया बहुत बहुत। सब चेयरमैन साहब से मेरे को ये पूछना है कि दलित बंधु के तहत 10 लाख रुपए दे रहे साहब, फिर ये मुसलमानों को अखिलतों को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसा दिए, तो क्या कारोबार करेंगे? 70,000 में क्या, 80,000 में क्या कारोबार करेंगे गरीब? 20,000 रुपए तो बैंक को देना है। और उसमें और क्या है, मंडल ऑफिस की जो बात हो रही है, मंडल ऑफिस से पूरे स्टाफ को बर्खास्त कर दी हुकूमत। मंडल ऑफिस में खाली हमारे साहब दो आदमी उसमें कुछ काम कर रहे हैं। संगारेड्डी के मंडल की बात कर रहा हूँ, मंडल को मैं हमेशा जाते रहता हूँ वहाँ पर, तो उसमें स्टाफ ही नहीं है उसमें मंडल ऑफिस में, तो काम कहाँ से होगा साहब? और 150 रुपये मेरे बच्चे का लगाया मैं, मेरे बच्चे का मैं खुद मी सेवा को जाके करा, तो नए साहब ये स्कीम के वास्ते 150 रुपये ले रहे, बल्कि 150 रुपये लिए साहब जी। हाँ, तो फिर दलित बंधु। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है ख्वाजा साहब ने जो सवाल किया जी। देखिए हमारे ख्वाजा भाई मोहम्मद ख्वाजा साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो स्कीम शुरू करी है तो शुरुआत है, कि हो सकता आगे जो है चीफ मिनिस्टर साहब के दिल में बहुत कुछ हो, बहुत कुछ चीज़ ऐलान करते हों। अभी तो हमने ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ये स्कीम मैंने शुरू किया, जो इससे पहले भी स्कीम 50,000 से हुआ करती थी, इसको हमने 1 लाख से बढ़ के 2 लाख कर लिया है। तो लिहाजा ये शुरुआत है, तो ये शुरुआत को जो है हुकूमत जो शुरू करी है उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। हो सकता है आपका आप जो चाह रहे हैं वो आगे होने वाला है, तो मैं इसको अभी पहले क्यों बोलूँगा, तो शुरुआत कीजिए आप। ये हम जो है ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हमको जो सपोर्ट मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। KCR साहब ने इसको 120 करोड़ करके जो है इसको शुरुआत की है, तो आने वाले बजट में और भी बजट आएगा, तो हम जो है ठीक है जो भी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके जो है इसको आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा साहब से मैं करता हूँ, उम्मीद रखें अच्छा ही होगा आगे के लिए जी। नहीं होने से होना अच्छा है कुछ, वही बोलो। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मेरा नाम आमिर है, जी मैं दौलीपुर से बोल रहा हूँ। बाखर भाई, माजिद भाई को सलाम, आप पर्सनली जानते हैं मुझे, इम्तियाज भाई भी जानते हैं, इम्तियाज साहब को भी सलाम। इम्तियाज साहब, आपसे एक सिंपल छोटी सी सजेशन या सवाल ये है कि अभी मेरे कॉल से पहले एक भाई पूछ रहे थे, दलित बंधु में लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए एंड अपने को मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो है 1 लाख में से आप 1 लाख आप बोल रहे, जिसमें सब्सिडी जो है 80% 80,000 है, एंड 2 लाख का जो लोन है उसमें सब्सिडी आप 70% बोले, तो वो जाके 1.4 लाख रुपये जाते हैं आपको, 1,40,000 रुपये आते हैं। तो 2 लाख आप जब सब्सिडी बोल रहे, तो सब्सिडी पूरी क्यों नहीं दे रहे हैं इम्तियाज साहब? क्योंकि देखिए दलित बंधु में 10 लाख की है, 10 लाख में आप पिछले जो फर्स्ट स्टेट में हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 मेंबर्स को आप लोग मतलब CM साहब जो है 100 मेंबर्स को दिए, 100 मेंबर्स को डेफिनेट दिए पैसा भी थ्रू MLA। तो आप ये चीज जो है थ्रू MLA या थ्रू आपके लोकल बॉडीज जो हैं, खाली हैदराबाद में बोले तो अपने MIM के लोग हैं या जो भी लोग हैं, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आपके बॉडीज है ना सब, तो बॉडीज के थ्रू आप जो है लोगों को सेलेक्ट करवा के जो हकीकत में मुस्तहिक है उनको 100% सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जब सिर्फ समझ गए आप बात को, इम्तियाज साहब जो बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए आप लोन बोल रहे हो, तो 1 लाख रुपए सब्सिडी नहीं है, 80% सब्सिडी है। 2 लाख का लोन आप अपर कैप फिक्स कर दिए, 2 लाख से फिक्स देंगे हम लोन, जिसमें आप 2 लाख के लोन में सब्सिडी आपकी 70% है, तो 70% बोलते हो उसको 1,40,000 मिलेंगे। तो भाई 10 लाख रुपए आप दलित बंधु स्कीम में 10 लाख दे सक रहे हैं, तो हमारे को जब मुस्लिम माइनॉरिटीज को आप सब्सिडी फुल क्यों नहीं दे सकते और उसको बढ़ा क्यों नहीं सकते? थोड़ा ये बात पे रोशनी डाले, क्योंकि ये हर एक मुसलमान का वो है। और दूसरा सवाल मेरा, वहां पे प्लीज कट मत करिए, दूसरा सवाल ये है कि भाई आप जो ये बोल रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, 50 साल से हैदराबाद में है या 25 साल से है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ये क्या बोलते हैं अपने, अल्लाह खैर करे, कोविड के
कई लोगों का इंतकाल हो गया, कुछ हो गया और राशन नहीं लेने की वजह से राशन कार्ड बंद हो गए। जी जी। तो वो लोगों के लिए आप क्या रोशनी डालेंगे और आप उन लोगों के लिए क्या कैसी स्कीम निकालेंगे, थोड़ा वो भी इम्तियाज साहब क्लियरिटी दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह आप 28 का टाइम दिए, 28 तक प्लीज मेहरबानी करके क्लोज करिए, क्योंकि 15-16 के एप्लीकेशन भी यही बोल के लिए थे, अब तक क्लियर नहीं हुए, वो तो खैर होते भी नहीं। ये तो कम से कम जितने ले रहे उतने कम, आप जितना बजे थे उसको कम से कम 28 तक क्लोज करिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको सेहत दे सबको इंशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आमिर साहब, खैर आपने बहुत अच्छा कुछ सवाल किया कि देखिए, मैं 100% सब्सिडी आप जो बोल रहे हैं उसके लिए ठीक है, हुकूमत तक हम मैसेज पहुंचाएंगे कि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि 100% सब्सिडी दें। लेकिन हमने जब ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जनरल से जो गाइडलाइंस बनाए थे कि 80% सब्सिडी, 20% जो है बैंकेबल हो या कैंडिडेट शेयर हो, हमने बनाया था, क्योंकि ये गाइडलाइंस पुराने ही है, जो 15-16 में भी दिए थे, वही गाइडलाइंस के हिसाब से हमने बनवाया था कि इसको जल्द से जल्द शुरू करें। तो मैं भी ये चाहता, अगर 1 लाख में 80% सब्सिडी 20% है, तो मैं चाहता हूँ कि 20% जिम्मेदारी जो बैंक से लोन लेते हैं, तो उसको जो आदमी लोन लेगा उसको जिम्मेदारी होगी कि मैं 20,000 बनना हूँ, तो वो सख्ती से मेहनत करेगा। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनेगी कि मुझ पे एक 20,000 का लोन है, लिहाजा जो है मैं इसको जो है जल्द से जल्द पे करूँगा, बल्कि एक जिम्मेदारी बनती है इसके लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो मुतालबा है बराबर हुकूमत तक पहुँचाएंगे। अगले जो स्कीम शुरू होगी मार्च के बाद, हम बराबर चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी 1 लाख हो या 2 लाख का जो भी स्कीम हम शुरू करेंगे, तो उसको 100% सब्सिडी से दिया जाए, बल्कि हम बराबर आपकी बात हुकूमत तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ एक बात की वजाहत मैं सॉरी समझता हूँ, जैसे कि अभी 2-3 सवाल दलित बंधु से मुताल्लिक़ हैं। हाँ, देखिए, दलित बंधु एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन है जी। वो कॉरपोरेशन से मैं समझता हूँ कोई ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसके बारे में कई शिकायतें भी आई हैं। मैं सिरसिल्ला में, निज़ामाबाद में, करीमनगर में, ये 3 मुकामात पे मेरे साथियों के साथ एक सर्वे हुआ जी। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए। मशीन तो दिलाए उनको 10 लाख की, वो एग्रीकल्चर मशीन दिलाए, वो साहूकार को उन्होंने 5 लाख ले के दे दिया, और फिर वहाँ जाके काम करने लगे। अरे तो ये देखिए, जैसा अभी इम्तियाज़ साहब ने बताया, पिंच होना कुछ ना कुछ, हाँ, कि भाई 20,000 तो देना है मेरे को, वरना लोग जो है खा लेंगे, कुछ दावत कर लेंगे, छिल्ला छट्टी कर लेंगे। ये इसके लिए नहीं है ना पैसा। ये पैसा जो भी हो, मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ इम्तियाज़ साहब से मुझे उम्मीद है कि वो गवर्नमेंट को नए बजट में, हरीश राव भी करीब है उनसे, तो ये समझता हूँ कि कम से कम एक 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपये आप रख के स्कीम लें और यकीनन वो करें। देखिए, मुफ्त में कोई चीज़ मिली तो उसका एहसास नहीं होता, मैं जहाँ तक समझता हूँ। यकीनन आपकी तजवीज़, जैसा उन्होंने वादा किया है कि मैं उम्मीद करता हूँ इम्तियाज़ साहब ज़रूर पहुँचाएंगे हुकूमत को कि भाई इसके लिए यानी डायरेक्टली लोन, जैसा इससे पहले एक तजवीज़ आई थी कि कॉर्पोरेशन खुद डायरेक्टली लोन दे, मतलब बैंक, क्योंकि कई बैंक सताते हैं, बैंक की चिड़ियाँ आपके लिए नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ है, और मैं उम्मीद है इम्तियाज़ साहब से कि यकीनन वो चीज़ पहुँचाएंगे भी, और हुआ सकता है जो जैसा कि उन्होंने वादा किया कि मार्च में जो बजट होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सर, इसमें एक थोड़ा सी बात ये भी जोड़ लें कि 1 लाख जिस तरह से अभी तक आपने कहा है, तो 1 लाख में ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या फिर जो लोग उसके अहल नहीं है, जैसा माइग्रेशन वो कर रहे हैं, तो ठीक है, एक 10% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, और बहुत सारे वो भी होंगे जो अहल हैं, यानी कि जो मुस्तहक हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं। और फिर जहाँ तक अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो परसेंटेज हमारी नज़रों के सामने है, तो बड़ी तादाद जो है अप्लाई करने वालों में 10% को आप निकाल दें, लेकिन उससे हटकर बड़ी तादाद मुस्तहक है। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि इसका तसलसल रहे, ये तमानियत मिल जाए लोगों को, तो और थोड़ा सहूलत ईजी होना, जैसा अभी साथी ने बताया अभी हमारे के राशन कार्ड का जो लुजूम है, उसमें कोई ना कोई एक वाया मीडिया निकालें आप इसके अंदर। जी देखिए भाई, मैं एक बोलना चाहता हूँ जी कि वाइट राशन कार्ड रखने के बावजूद, हम इनकम सर्टिफिकेट रखने के बावजूद सिलेक्शन में इतना मुश्किल आता है। अगर हम राशन कार्ड ओपन कर दें, ओपन करें, तो सिलेक्शन कैसे किया जाएगा कि वो हकदार है नहीं है। एग्जैक्टली। जो आदमी वेरिफिकेशन पे जाएगा, आप उस पर बिलीव करना पड़ेगा। बाद में अगर वो गलत निकला तो जिम्मेदार कौन होंगे? किसी का हक मारे जैसा होता है। तो हुकूमत ये चाहती है कि हकदार को मिले कुछ। देखो, अगर आदमी मेहनती है तो उसके पास राशन कार्ड होगा, उसके पास हर चीज़ होगा, क्योंकि वो हुकूमत से कुछ हासिल करना चाहता है तो वो सब चीज़ फॉलो करेगा। तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई हम तो राशन कार्ड के दफ्तर के चक्कर लगा के थक चुके हैं। आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सवालात होते हैं, भाई हम थक चुके हैं, कितने चक्कर लगाएं
और हमारा जो है राशन कार्ड या कोई नहीं, या फिर एक नहीं, वाया मीडिया का मतलब मेरा ये है, आप कोई ऐसा एक एफिडेविट ले लें, अगर इनकेस वो गलत हुआ उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करके ऐसा कुछ करेंगे। हम ये जो फर्दर जो स्कीम आएगी उसके लिए हम थोड़े गाइडलाइंस चेंज करेंगे कि जैसा दलित बंधु में जो है हर एमएलए को जिम्मेदारी दी जा रही है कि उनके काउंसिल से 100 लोगों को सिलेक्ट करें, तो 100 सेलेक्ट करने के लिए कोई इंक्वायरी जो होगी वो इंक्वायरी करके आएंगे। तो वैसा ही हम कुछ करेंगे कि एमएलएस के थ्रू हो या जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो उनके थ्रू हम जाएंगे। तो नेक्स्ट स्कीम जो भी आएगी तो हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट तरीके से करेंगे ताकि सही आवाम तक पहुंच सके, क्योंकि एप्लीकेशंस कॉल फॉर करने से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं, सिलेक्शन में मुश्किल हो रहा है। जी सही है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक कोठा दिया जाए, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा दिया जाए, जिनको कम हो तो पॉपुलेशन के हिसाब से कम दिया जाए। तो जब कोठा देने के बाद किसी एमएलए के पास अगर 500 यूनिट देना है तो 500 को इंक्वायरी करवाएंगे। बेहतर है। तो अगर हम एप्लीकेशन कॉल फॉर करेंगे, देना अगर 10,000 है तो 2 लाख एप्लीकेशन आएंगे तो उसमें सिलेक्शन के लिए मुश्किल हो रहा है। तो लिहाजा फर्दर जो स्कीम आएंगी मार्च के बाद हम गाइडेंस जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम हुकूमत से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हम बात करेंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, हमारे कुपलेश्वर साहब जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है उनसे भी बात करेंगे। बात करके गाइडलाइंस को चेंज करने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आसानी हो सके, हकदार को हक मिल सके। अच्छा, इसमें ये चीज़ इसाक साहब के जिस तरह से ऑनलाइन जो हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो रही है और पैसे डेले के मामला भी जो है बड़े बड़े सारे जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें एक सहूलत ये कि जो हार्ड कॉपीज़ की जो परेशानियां जो बर्डन लोगों को है इससे थोड़ा फ्री करने के लिए मतलब ऑनलाइन कुछ आप ऐसा सिस्टम करें मोबाइल के ज़रिए, OTP के ज़रिए, तो इसके ज़रिए अप्लाई हो जाए और उसके बाद फिर जब इनका अप्रूवल है तो घरों पर आकर लोगों के ऐसा कुछ हो सकता है या फिर नामुमकिन चीज़ है? देखिए आजकल अगर हार्ड कॉपी आपको वेरीफाई करनी है, हार्ड कॉपी देना इसलिए ज़रूरी है। आजकल मोबाइल पे OTPs वगैरह जो है मिसयूज कितना मिसयूज हो रहे हैं आप जानते हैं। और बहुत से जो है गरीब लोग जो है जो मेवा बेचते हैं, जो है मंडी पे कुछ कपड़ा बेचते हैं, चप्पल दुकान लगाते हैं, वैसे लोग तो जो है मोबाइल पे यूज नहीं, लेकिन आधार कार्ड तो वेरीफाई होता है हर तो वो लोग वो मोबाइल अगर यूज करने देंगे तो मिसयूज हो जाएंगे। आजकल जो है मोबाइल के जरिए साइबर क्राइम ज़्यादा हो गया, क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लिहाजा हार्ड कॉपी लेना ज़रूरी है। अगर हार्ड कॉपी अगर हम नहीं लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के छोड़ दिए तो ऑफिस वाले कितने लोग की हार्ड कॉपीज निकालेंगे। आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड तो वो तो वेरीफाइड है ऑनलाइन, वो तो मतलब इजी वे हो सकता है। बहरहाल ये तकनीकी तौर पर मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जी क्या ये इम्कान नहीं अगर ये तजवीज़ नहीं आप ऐसे कीजिएगा। देखिए जब आप मार्च में नई स्कीम डाल रहे हैं तो इसमें कुछ जो IT डिपार्टमेंट के उनके KTR साहब उनके बहुत इसमें सरगर्म है। जयेश रंजन साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल चीफ मतलब स्पेशल सेक्रेटरी हैं, तो इनसे भी मशवरा कीजिए कि भाई ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि जहाँ से जहाँ हो सके डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाए, खतारें कम हो जाए लोग। ये देखिए IT डिपार्टमेंट से आप थोड़ा सा इस सिलसिले में रब्ता करें। बिल्कुल आपकी क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी स्कीम का ऐलान होता है तो लोगों के तसव्वुर में यह बात आ जाती है, और बिलखुसूस वो जो बिल्कुल जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो पसमानदा लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें, उनको काम को जाना होता है, मगर फिर उनके पास डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होते हैं, मगर ये चीज़ वक्त निकाल कर आकर ठहरना, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज के जिस दौर में हम रह रहे हैं वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हो रही हैं। तो इसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन अगर कम हो, कम से कम हो और ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, और हो सकता है मेरा जहाँ तक ख्याल है तो ये अगर तजवीज़ रखी है तो बड़ी बिल्कुल मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन में एक्चुअली बहुत इजी होता है, लेकिन फ्रॉड का भी मामला होता है। जो गरीब आवाम होती है वो सही है, वो यूज टू नहीं है, वो लोग नहीं है वो लोग के पास। आप बहुत से लोग जो है आजकल डिजिटल इलिटरेट कर रहे हैं, सही तो कोई भी अगर डिपार्टमेंट से अगर फेक अगर बना के OTP पूछा दे दिए, जो के पास कुछ थोड़ा बहुत जमा करा वो भी चले गया, तो अभी चंद दिन पहले मुझे कॉल आया, आपका जो है 5G कन्वर्ट करता हूँ, आपका फला डिटेल दो। मैं बोला भाई तू कौन है पहले तो इसलिए क्या है वो डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर से बोल रहे हैं आपके लोन के लिए सैंक्शन करने के लिए OTP दो वो तो दे देंगे बेचारा गरीब आदमी, तो 250 कमाई से चले जाएंगे। लिहाजा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के जो है हार्ड कॉपी जो है जहाँ जहाँ भी जरूरत ऑफिस DMW ऑफिस हो या म्यूनसिपल ऑफिस में देना है तो रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा ईजी करेंगे, हम हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस लाएंगे ताकि जो है जिसमें वाइट राशन कार्ड है हकदार है तो उसके लिए भी कुछ रास्ता ऐसा बनेगा जो आप जैसा माजिद साहब ने कहा कि उससे कुछ नोटरी के तौर पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे ताकि वो हकदार को हक मिल सके। हुकूमत यही चाहती है कि हकदार को हक मिले। ये शुरुआत है, मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, ये शुरुआत है, आपको इसको गलत ना समझिए। 12,000 फैमिलीज को हमने लोन्स दे रहे हैं, तो जो आगे और भी देंगे और दूसरी स्कीम आती है, ये स्कीम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ड्राइवर कम कार की जो स्कीम है वो भी स्कीम के तहत भी और भी स्कीम आ रहे हैं। जो सिविंग मशीन्स है, बहुत से जो है वुमेन्स को हम जो है मशीन्स देंगे, बहुत सी चीज़ें हैं और आने में। तो लिहाजा जो है उम्मीद रखें हुकूमत तेलंगाना से। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अभी मैं थोड़ी देर पहले कॉल किया था पेंशन के रिगार्डिंग। जी जी एक्चुअली वो फैमिली पेंशन था मेरे वालिद साहब का, सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स में जॉब करते थे। उसके बाद जो हमारा पेंशन हमारी वालदा को हुआ, वो वालदा एक्सपायरी होने के बाद हमारी बहन है जिनकी उम्र 45 के अबव है, वो अनमैरिड और अनएम्प्लॉय है। तो 2010 का जियो है, जियो नंबर 315, उसमें अगर अनएम्प्लॉय और अनमैरिड अगर डॉटर है तो पेंशन कर सकते हैं, फैमिली पेंशन। जी जी। तो मैं 4 साल से फिर रहा था, तो वो कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा ऑफिस की तरफ से। तो लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन से भी हो सकता है, चेयरमैन साहब की हेल्प से भी। देखिए, इसमें माइनॉरिटी कमीशन में खाली शिकायत कर सकते हैं आप। ये मामला पूरा एजी ऑफिस में होता है। आप एजी ऑफिस में आपके वालिद साहब या वालदा साहिबा की जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे, और मुतालिका डिपार्टमेंट है ना, उससे जो है वेरीफाई करा के एजी ऑफिस में दाखिल करें। एजी ऑफिस ये सैफाबाद, हैदराबाद में सैफाबाद है ना, आरबीआई के बाजू है, वहाँ आपको ये काम हो सकता है आपका। जी। चूँकि वक्त बस मैं आपसे 10 मिनट और लूँगा, और वैसे कॉलर्स भी शायद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर लाइन ड्रॉप हो गई तो मैं चाहूँगा कि दोबारा हमारे जो मौजूद कॉलर हैं वो कॉल करें। यहाँ पर थोड़ा सा आप फिर से अगर बता दें कि जो अभी जो भी स्कीम चल रही है, यानी खर्चात के हवाला के अलावा भी। नहीं, इसके एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ हमारे इम्तियाज़ साहब को। जी। आपके यहाँ कंप्यूटर सेंटर जो उर्दू एकेडमी में थे वो आपको दिए गए। जी हाँ। चूँकि काफ़ी अरसे से कोई चेयरमैन नहीं थे और आपके ऊपर आई बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, तो इनका फ्यूचर क्या होगा, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। देखिए, उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे पास हैं टोटल 37 है, जिसमें से 10 को जो है अपग्रेडेशन किया गया था और बाकी के 23 थे। तो मैं परसों जो है 100 कंप्यूटर्स को जो है हमने जो है 17 सेंटर्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, हर सेंटर पे 5 कंप्यूटर के तहत। उसके एम्प्लॉयज़ टोटल 144 एम्प्लॉयज़ है, तो इनको सैलरी हर महीना दिया जा रहा है। तो इनसे काम भी हम जो है अब ले रहे हैं, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। तनख्वाहें तो हम बराबर दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ सेंटर अपग्रेड नहीं है तो वहाँ पे लोग जो है किसी DMW के पास काम कर रहे हैं, कहीं कलेक्ट्रेट में काम कर रहे हैं, तो उनसे काम लिया जा रहा है। तो अब ये 17 सेंटर्स को हमने अपग्रेड कर लिया है, पहले के 10 टोटल 27 सेंटर्स को हमने अपग्रेडेशन कर लिया है। तो लिहाजा जो है इसके तहत भी हम बहुत से माइनॉरिटीज़ को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बहुत जगह चल रहा है ऑलरेडी, तो इसको और अपग्रेडेशन करने के लिए हुकूमत को लेटर लिखे हैं, बहुत जल्द इसके ऊपर भी सैंक्शन आएंगे और दूसरे जो बचे हुए 10 हैं उसको भी अपग्रेड कर लेंगे हम लोग। इम्तियाज़ साहब, इसका मतलब क्या है, मतलब उसके दाखिले वगैरह उसका अगर थोड़ा सा दाखिला क्या है, जो भी आप SSC इंटरमीडिएट पास है तो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ओपन है, अभी ओपन है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओपन है, चल रहा है, तो बहुत सी जगह चल रहा है। और एक हमारी की स्कीम है, ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट स्कीम है, जो है ट्रेनिंग देने के बाद भी जो है वही सोसाइटी को जिम्मेदारी बनती है कि वो प्लेसमेंट भी कोशिश करें। तो लिहाजा जो है इसके तहत भी हम 1708 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके तहत भी जो है हम लोग जो है ऑलरेडी हमने 27 सोसाइटीज़ को जो है अलॉट कर दिए हैं बहुत से। इसको भी जो है ऑलरेडी जनवरी 1 वीक में जो है इसको इनाग्रेशन करेंगे। इसके 3 करोड़ 41 लाख रुपए इसके लिए बजट सैंक्शन की हुकूमत तेलंगाना ने। ठीक है, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी माजी साहब, आप इस हवाले से नहीं, ये तो खैर ये कंप्यूटराइज जो है एक अरसा पहले वन नेशन वन कार्ड स्कीम निकली थी जी। इलियास रज़वी साहब वो MD थे शायद, पता नहीं, उस वक़्त एक बड़ी रकम जो कॉरपोरेशन की थी वो स्वेंडल हो गई, चीट हो गई। वो रकम की बाजियाबी के लिए आपके पास कुछ आइडिया है वो कैसे, चूँकि वो काफ़ी बड़ी रकम थी वो और बड़ा क्रिमिनल केस हुआ था, काफ़ी CBCID की इंक्वायरी भी हुई थी, कोर्ट में केस है, वो चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। रकम कहाँ है वो पैसे, चूँकि आपके पास एक काफ़ी मजबूत रकम मिलती है अगर वो आप कर रहे हो। हाँ, वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है वो। अच्छा। तो वो कोर्ट में भी अलखरीब में उसका खुलासा होगा, कोर्ट हमारे हक में होगा, MFC के हक में ही वो फैसला होगा, क्योंकि वो बात तो सबको मालूम है, बड़ा स्कैम हुआ था, उसके ऊपर हमने इमीडिएट केस किया था। तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो इशू चल रहा है, इंशाल्लाह करीब रिजल्ट आएगा उसका। जी। कॉलर एक जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं जैनबाग से अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहीम साहब, सवाल।
ये ओवरसीज बच्चे जो बाहर पढ़ने के वजह से गए उनका स्कॉलरशिप का अभी तक नहीं आया साहब। 21-22 हो गया, 2 साल हो गए अभी तक। इसके बारे में मालूम करना था साहब से। देखिए, ओवरसीज स्कीम का कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है जहाँ तक मेरी मालूमात है। ये माइनॉरिटी डायरेक्टरेट है, ये इसका है। तो आप जो है इसका ऑफिस तिलक रोड आबिट्स पे है, तो वहाँ आपका जो नंबर दिया जाता है, आपका जो शिनाख्ती नंबर है, उसके ज़रिए आप मालूमात कर सकते हैं। यकीनन उसमें डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन जो मंजूर हुए हैं, जो सैंक्शन हो गए हैं, उनको तो पैसे मिलेंगे, देर से मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का ये मामला है कि उनके बजट की वजह से बहुत से डिले चल रहे हैं। कई स्कीमात जो है, इवन पेंशन्स, जो वेलफेयर के पेंशन्स होते हैं, वो भी बहुत से वक्त पे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जिनको सैंक्शन हुआ है वो पैसा तो ज़रूर मिलेगा। तो पहले 2 साल हो गए अभी तक नहीं मिला। 23 दिसंबर को हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर सर के पास एक माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर मीटिंग थी, बजट के ऊपर। उसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप के ऊपर जो पेंडिंग थे, उसको इमीडिएट रिलीज करने के लिए हरीश राव साहब ने हुक्म दिया है। वो रिलीज भी हो चुके हैं। जो आप बोल रहे हैं, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो जो 2021 के लोग जो थे ना, उनको दिया जाएगा। 22 की भी मीटिंग नहीं हुई है, वो मीटिंग होगी जून के। अब देखिए, जैसे चेयरमैन साहब बता रहे हैं कि 21 का जो है रिव्यू मीटिंग में वो मौजूद थे। 21 जो है, जो एप्लीकेशन है 21 के, वो ज़रूर उसकी रिलीज़ हुई है। 22 के लिए शायद इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर से सेंटर की जानिब से जो ऐलान सामने आ गया, उसके बाद लोगों में एक मायूसी है। पूछे तो नहीं मालूम बोल के बढ़ा दे रहे लोग, इसलिए मैं करा था। नहीं, अभी तो बताया ना, अभी मीटिंग में तो सैंक्शन हुआ, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा टाइम लगता है। 8-10 दिन के बाद जाकर मालूम करें, 21 का जो है हो जाएगा। तो प्री मैट्रिक के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि जो है स्टेट गवर्नमेंट का, बहरहाल वो आपके डिपार्टमेंट से हो या ना हो, जो इन जनरल मेरा सवाल है लोगों की जानिब से होता है कि स्टेट की जानिब से भी तो फिलहाल मिल रहा है। अब आगे के हवाले से लोग सवाल, तो क्या तमानियत, क्या जो है तयक़ुन हो सकता है? देखिए, सेंट्रल का तो मैं कोई चीज़ जी नहीं, स्टेट के हवाले से। जी, स्टेट के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, कोई स्कॉलरशिप नहीं रोकी जाएगी। जी, केसीआर साहब कोई ऐसी चीज़ कभी भी नुकसान, किसी स्टूडेंट को नुकसान नहीं करते। बहुत ही दिलदार आदमी हैं। क्योंकि देखिए, आप ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो 20 लाख रुपए 100% सब्सिडी के तौर पर दे रहे हैं, किसी हुकूमत ने नहीं किया। आज हिंदुस्तान के स्टेट में कोई ऐसे स्टेट में बता लीजिए जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जैसे शादी मुबारक है, जैसा टेम्बरी जैसे इदारे हैं। टेम्बरी जैसे इदारे जो है आज पूरे हिंदुस्तान में मिसाल ले रहे हैं। तो लोग शुरू करने की कोशिश कर नहीं कर सक रहे, उनके पास हिम्मत नहीं है। लेकिन केसीआर साहब बहुत ही जो है, वो सचार कमेटी की रिपोर्ट तो बनाई कांग्रेस ने, लेकिन अमल नहीं किया। लेकिन केसीआर साहब ने उस रिपोर्ट को पढ़कर जो है, वाकई अगर माइनॉरिटीज़ में गुर्बत दूर करना है तो उनके घरों में तालीम होना चाहिए। इसलिए शुरुआत उन्होंने टेम्बरी से की, इदारे खोल के। तो आज 1,25,000 बच्चे जो है, बच्चियां जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। टेम्बरीज के बच्चे जो है मेडिकल सीट्स हासिल कर रहे हैं। टेम्बरीज के बच्चे IAS कोचिंग में ले रहे हैं। बहुत सी चीज़ जो है, टेम्बरीज के बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ये कारनामा केसीआर साहब का है। किसी, आप देख लीजिए, जहाँ कांग्रेस हुकूमत कर रही है वहाँ पे तो ये स्कीमात का नामो निशान नहीं है। वो लोग सोचते भी नहीं इस तरह से। तो लिहाजा बीजेपी तो बीजेपी हुकूमत है, वो तो है सो स्कीमात निकालने के चक्कर में है। तो लिहाजा जो है, केसीआर साहब तेलंगाना के लिए आज जो स्कीमात कर रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की आज जरूरत है। लिहाजा जो है BRS पार्टी बनाकर जो है हिंदुस्तान की सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं एक सोशल वर्क काम करता हूँ। सरवर सिप्तेन रजवी मेरा नाम है। जी, आप तमाम नाजरीन को मेरा सलाम अलैकुम और नए साल की मुबारकबाद आप लोगों को देता हूँ मैं, और आपका चैनल देखता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कंटिन्यू नोट कर रहा था कि सारों के सवाल, उसमें से एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि कौन मुस्तहक है और कैसा है। जैसा फेक आईडी बना के उन लोग बोल रहे हैं एडमिशन कर रहे हैं, जैसे राशन कार्ड आजकल तो ऑनलाइन है हर चीज, तो उसको किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करेंगे? हार्ड कॉपी से फाइंड आउट करेंगे या फिर आप लोग फिर या सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे या कैसा करेंगे? तो अभी न्यू जनरेशन है ये पूरा, कोई चीज चीटिंग नहीं हो रही। और काफी मी सेवा में इधर उधर पूरा एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको आप, मेरी जबान में देखा गया तो क्राइम है। कह रहे पूरे पैसे एक्स्ट्रा ले रहे सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए, ऑनलाइन के लिए। एक गरीब आदमी 1 लाख की 80,000 की सब्सिडी के लिए अपनी कोशिश कर रहा है कि चलो मेरे तक कुछ पैसे का, तो उसको भी 20,000 डिपॉजिट करना है बैंक को, उसके बाद भी पलट के 1 लाख रुपीज रिटर्न में आएंगे उसको। तो ये कोई नहीं देख रहा कि अब इतनी जद्दोजहद से मैं समझता हूँ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हुआ, हामिद हुसैन जाफरी साहब ने कहा था कि
इतने पैसे आप लोग पहले डिपॉजिट करती है या फिर नहीं करने वाले हो, तो ऐसा ना हो कि पब्लिक एक होप में ना बैठे। होप यानी बहुत अच्छी चीज नहीं है कि इंसान एक वो करता है कि मैं ये पैसे आ गए तो मैं अपना कुछ मुस्तकबिल कर लूंगा या कारोबार कर लूंगा या फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। मैं समझता हूँ 2 या 3% लोग मुस्तहक को भी नहीं मिलेगा वो पैसा। तो आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस चीज का मेरे को थोड़ा सा आप लोग बताइए, ताकि वो हक जैसा हमारे केसीआर साहब माइनॉरिटी से जो ये फंडिंग निकाले तो इसको सही तरीके तक कैसा यूजेज में आएगा बोल के मुझे ये थोड़ी सी वो है बस फिक्र। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस देखिए डॉक्यूमेंट के तहत आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से करेंगे या हार्ड कॉपी से करेंगे, तो ऑफ कोर्स हार्ड कॉपी से जो है वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ के जो है वेरिफिकेशन फील्ड पर जाके वेरिफिकेशन करेंगे। हकीकत में डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। करने के बाद जो है मुस्तहक लोग जो है वो सब जब लिस्ट भेजेंगे तो उसमें से कलेक्टर साहब सेलेक्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के तहत फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा वो लोग ऑफिशियली जो है रिकमेंड करेंगे कि ये हकदार है, ये है। थोड़ा बहुत ज़्यादा गरीब है उनको फर्स्ट प्रियॉरिटी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत कम है तो उसको सेकंड प्रियॉरिटी, ऐसा प्रियॉरिटी के तौर पे जो है लिस्ट सबमिट किया जाएगा। लास्ट सिलेक्शन जो है कलेक्टर साहब के हाथ में, कलेक्टर साहब चेयरमैन होंगे इसके सिलेक्शन कमेटी के, सेलेक्ट करेंगे। ये रही बात। नहीं, एक चीज़ डाउट है, अभी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी में हम एक सर्वे कर रहे थे, जो लोगों को चेक दिया गया, तो वो बता रहे थे कि उनके पास भी फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए लोग आए और कहा कि भाई हम हमको 2000 रुपये दे दो, नहीं तो हम नेगेटिव करेंगे। अब आपके पास फिज़िकल वेरिफिकेशन अगर गए तो क्या उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखो ये तो नहीं मैं केस बता रहा हूँ, मैं खुद मैंने इंटरव्यू लिया। देखिए देखो 100% आप कहीं भी जाओ उसमें कुछ ना कुछ खामियां रहते हैं। आज लोग ऐसा बैठे हुए हैं, मतलब बीच में सरकारी कर्मचारी ना, आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, सरकारी कर्मचारी को अब बीच में कोई ना कोई परेशानी होकर अगर कुछ कर रहा है तो अगर हम हमारे तक नजर कंप्लेंट आएंगे तो हम बराबर एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अगर कंप्लेंट नहीं आते तो हमको मालूम कैसा होगा कि अब बहुत से लोग सुनने में आता है, शादी मुबारक में भी जो बहुत से जो लोग गलत काम कर रहे थे कि पुराने डेट को जो है नई डेट करके जो है स्कीम उठा, तो ऐसे बहुत से क्रिमिनल केस हुए हैं और हुकूमत बराबर इसकी इंक्वायरी करेगी, बगैर इंक्वायरी करे नहीं देगी। और रही बात डिपॉजिट की, सिलेक्शन होने के बाद ही आपको बोला जाएगा कि आप या बैंक कंसल्टेटर ला रहे हैं या नहीं तो आप कैंडिडेट शेयर बन रहे हैं, तो ये दोनों में से आप डिसाइड करना है। अगर आपको बैंक का लेटर मिलता है सिलेक्शन होने के बाद ही आपको कॉल किया जाएगा, उससे पहले आप डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया गया है, आप बैंक कंसर्न लेटर ये हफ्ते में 8 दिन के अंदर आप लेटर ला के दीजिए या नहीं तो कैंडिडेट शेयर आप डिपॉजिट कीजिए, ये कहा जाएगा। उससे पहले कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। जी, इस प्रोग्राम का आखिरी कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं एम.एस. हुसैन बात कर रहा हूँ, अलीनगर कॉलोनी बालपट्टी के बाजार से। जी 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 मैं लाइट हाउस बिल्डिंग में बाबूसिंह लाइब्रेरी चलाता हूँ। उसी बिल्डिंग में सफा बोलकर एक एजेंसी है, वो लोगों के पास के एक वॉलंटियर ने मेरे से कहा कि आप एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन की दे दीजिए। तो कुछ जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए, तो मैं देखकर तकरीबन 1.5 ईयर हो गया और वो उन्होंने कहा कि ले जाके मंडल ऑफिस में सबमिट करो। मैं पूरा सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट भी ला लिया वहाँ से, लेकिन 1.5 साल से किसी किस्म का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मेरा मतलब या रिजेक्ट हुआ तो भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या है कुछ पता ही नहीं है। अब सीनियर सिटीजन का देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए आपको आपका आधार कार्ड या कोई आपकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप कहीं कहीं मुलाजिम है या फिर कोई बर्थ सर्टिफिकेट, वो ज़रूरी है। 57 ईयर्स अगर आप हो गए तो आपको सीनियर सिटीजन के तहत आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर आसरा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा कि नहीं किए तो उसका रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस देके हमको बात कीजिए, जो भी मंडल है तो ज़रूर हम इस सिलसिले में हमारे से जो खिदमत है बराबर करेंगे। भाई साहब, बिल्कुल वक्त हमारे पास कम है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से जो कुछ हमने बात की, जो कुछ लोगों के जानिब से सवाल आता है, उस हवाले से क्या ये नहीं कंक्लूजन की बात या क्या होना चाहिए उस हवाले से करें, और थोड़ा सी मेरी बात मुकम्मल हो जाए। और ये भी इस हवाले से भी आप फरमा दें कि आप क्या चाहते हैं, आपने जो कुछ देखा उस हवाले से आप डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे। एक चीज़ ये होगी, और साथ ही साथ इलेक्शन से पहले भी हम प्रोग्राम करते हैं और इलेक्शन के बाद भी करते हैं, तो बहुत सारे उस हवाले से भी सवाल होते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले ठीक है डिपार्टमेंट मुतालिका हो या ना हो, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच से कि बहुत सारी वो चीज़ें होती है इलेक्शन से पहले वादे होते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर वो चीज़ें फरामोश हो जाती हैं। खैर इम्तियाज साहब से मैं कोई सियासी सवाल नहीं करूँगा, लेकिन बात सही है
2023 में इलेक्शन तो हैं जी, है ना जनाब। तो उस लिहाज से यकीनन देखिए हमारी हुकूमत, चाहे टीआरएस की नहीं, बीआरएस की नहीं कह रहा हूँ मैं, कहीं भी हो, मोदी की हुकूमत हो या कहीं और की हुकूमत हो, इलेक्शन के करीब जब आता है तो सियासतदान आवाम से ज़्यादा करीब हो जाता है और कोई ना कोई स्कीमों वगैरह का बराबर वादा करता है, वादा निभाता भी है, नहीं भी निभाता है, ये सवाल अलग है। लेकिन मैं गैर सियासी तौर पर मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ कि यकीनन एक तवील अरसे के बाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में फिर से बाहर आई एक चीज़ दिखे में आ रही, लोग भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो है स्कीम को यानी सिद्क़ दिल के साथ आप काम करें। देखिए हुकूमतें आएंगी जाएंगी जी, लेकिन एक नाम हमारा ये होगा इम्तियाज़ साहब, आप एक नाम, एक शिनाख्त बनाकर रखें कि हाँ मैंने कुछ काम किया। ठीक है, हर एक के अपने अपने हल्के होते हैं, जहाँ तक हो सके आप जो है यहाँ की जो लीडरशिप है उसको भी एतमाद में है, असद साहब वगैरह हैं और आपके जो हरीश राव साहब हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसके ज़रिए देखिए माइनॉरिटीज़ का जहाँ तक मामला है, माइनॉरिटीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है और इनको हुनर के, मैं समझता हूँ कि ठीक है आप कर्जा देंगे, दुकान लगा देंगे, लेकिन मैं आपकी वो स्कीम को ज़्यादा पसंद, मेरी नज़र में जहाँ तक है, उनको हुनरमंदी सिखा दें। आप ये नहीं कि भाई मैं ला के दे दूंगा कर्जा 80,000 रुपये का जो है आप मुफ्त में हो जाएंगे, ठीक है काम करेंगे नहीं करेंगे आप उसके बाद तो कोई पूछने वाला नहीं है, वेरिफिकेशन करेंगे, जनीन है आप पैसे दे देंगे, लेकिन वो कारोबार कर रहा नहीं कर रहा या दावतें कर रहा वो सवाल आपके पास नहीं रहता। लेकिन अगर आप उसको हुनर सिखा देंगे, उसको एक गुर सिखा देंगे तो उसके ज़रिए वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरी यही है कि इम्तियाज़ साहब ऐसी आप जैसा कि आपने कहा कि मार्च के बाद हम बैठेंगे कुछ स्कीम बनाएंगे, तो मेरी ये हमारे नाजरीन की तरफ से, उनके मैं भी सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, मैं भी लोगों में देखता हूँ कितनी गुर्बतें हैं, कितनी चीज़ें हैं और बेकारी कितनी बढ़ी हुई है नौजवानों में, खासकर चबूतरों पे बैठ के रात में। देखिए आप, हम खुद जो है समाज में जिससे दें, इन नौजवानों को इतनी सलाहियतें हैं इनके पास। मैं देखता हूँ मैकेनिक, मैं पूछता हूँ कहाँ लिया ट्रेनिंग तुम, तो नहीं मैं ऐसी सीख लिया, यानी इतनी सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल पाता। मोबाइल फ़ोन का, मैं मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ तो लड़के को बताया तो थोड़ी देर में सही कर दिया। अरे बोला तेरे पास इतनी टेक्निक कैसी हो गई? नहीं साहब बस ऐसे ही देख देख के सीख लिया। तो ये हमारे पास सलाहियतें बहुत अच्छी हैं, इन सलाहियतों को सही इस्तेमाल करने के लिए मेरी यही है कि भाई कर्जे, ठीक है कर्जे अपनी जगह होंगे, आप कर्जे की स्कीम और लाएंगे आप अलग है, लेकिन हुनरमंदी की तरफ मेरी यही इम्तियाज़ साहब से यही है, यही पीली है मेरी कि यही कि आप हुनरमंदी की तरफ लोगों को ज़्यादा राग़िब करें और हुनरमंदी के साथ उनको कुछ हद तक प्लेसमेंट के लिए भी, क्योंकि आज टेक्नीशियन की बड़ी कदर है सारी दुनिया में। जी इम्तियाज़ साहब आखिरी सवाल और क्या कहेंगे, जो कुछ हमारी बातचीत हुई तो आप उस हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब केसीआर साहब इलेक्शन में कोई वादे नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक ऐसे कायद हैं जो इलेक्शन का वास्ता स्कीम के साथ नहीं जोड़ते हैं। आप देख लीजिए, जब उन्होंने टेम्बरी शुरू किया 2016 में, क्या कोई इलेक्शन था? नहीं था। किसी ने कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्बरी जैसे इदारे खोलो? मैं नॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन 2023 में है, लेकिन केसीआर साहब इलेक्शन को मद्देनजर नहीं रखते हैं। आवाम तक स्कीमात पहुँचाने के लिए जो वक्त पे उन्होंने जो करना चाहते हैं बराबर करते हैं, जैसा शादी मुबारक स्कीम है, चाहे टेम्बरीज उसको इदारे हो, चाहे ओवरसीज स्कॉलरशिप, इसको आप देख लीजिए कौन से साल में शुरू हुए, इलेक्शन कब था? 2016 में टेम्बरी शुरू हुआ, 2018 दिसंबर में यानी 2019 में इलेक्शन हुआ, 4 साल का गैप है। तो इलेक्शन को केसीआर साहब कभी भी जो है स्कीम के तहत नहीं जोड़ते हैं। आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सबको जो है मसावी हक मिले ये सोचते हैं। स्कीम शुरू करने में थोड़ा बहुत देर होगी, दुरुस्त होगी, लेकिन स्कीमात से इलेक्शन को ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो भी स्कीमात शुरू करेंगे वो आवाम तक हक पहुंचाने के लिए स्कीम शुरू करेंगे। इलेक्शन में जो है वो वोट मांगते वक्त जब जो पूछना है जब भी बोलेंगे, ठीक स्कीम से कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक, अभी जो भी स्कीम शुरू कर रहे हैं इससे कोई इलेक्शन ताल्लुक ही नहीं है, 1 साल इलेक्शन और। ठीक, बिल्कुल। जहाँ तक हुनरमंदी के बारे में, स्किल डेवलपमेंट आप जो बता रहे थे माजी साहब, बहुत बड़ी बात, सही बात कहा आपने कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से हमें एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, हम जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है 4 सैंक्शन किए हैं। एक हैदराबाद में जी, जहाँ पे शाहीन नगर के पास एक हम वक्फ बोर्ड की प्लेस मांगी है जी, जिसको 10 एकड़ की ज़रूरत है, 10 एकड़ लैंड होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसका। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ जो जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे आपने एसी मैकेनिक बताया, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मोबाइल मैकेनिक है, एसी मैकेनिक है, बहुत सी चीज़ उसके ऊपर ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट देंगे। तो ये जैसा GMR जैसा जिस तरह से चला रहे हैं ट्रेनिंग, उसी तरह माइनॉरिटी भी जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है 4 हम सैंक्शन किए हैं।
इंशाल्लाह हम महबूब नगर में भी जो है हम जो है वहाँ के एक देवरकंदरा के एमएलए से मैंने बुलाकर मीटिंग किया हमारे स्टाफ से कि वहाँ भूतपुर जो एरिया होता है वो एरिया में जो है एक 10 एकड़ लैंड हमको दिया जाए, ताकि भूतपुर सेंटर एरिया है महबूब नगर का, जो नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट करीब होते हैं। तो दोनों के लिए हम ऑलरेडी जो है ज़मीन के लिए हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। और कि निज़ामबाद एक, वरंगल में एक, ये 2 जगह वहाँ के कलेक्टर्स को भी, वहाँ के मुकामी एमएलएस को हम लेटर लिख चुके हैं कि आप ज़मीन अलॉटमेंट करें ताकि हम काम शुरू कर सकें। तो माजी साहब का जो बोलने का है, हुनर सिखाए तो ज़िंदगी भर जो है अपने काम आएगा और अपने प्रोफेशन के तहत वो कुछ इनकम अर्न करेगा। ये बराबर है स्किल डेवलपमेंट के तहत। ऑलरेडी हम छोटे मोटे ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के तहत, तो इसको और बड़े पैमाने पे करना चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बड़े पैमाने पे हो। ये हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको अनकरीब में हम इसको एक मुकाम पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ इसाक साहब, आपने वक्त दिया और माजिद साहब आपने वक्त दिया। और इम्तियाज़ साहब से मैं ये भी जो है चाहूँगा और अर्ज़ करूँगा कि आइंदा भी हम आपसे जो है आपको ज़हमत देते रहेंगे ताकि हम नाजरीन से जो है राज तौर पर जो उनके सवालात होते हैं वो आप तक हो, फिर हुकूमत तक हो, सारी चीज़ें जो भी आपके कॉरपोरेशन से मुताल्लिक़ हों उस हवाले से आपको ज़हमत देंगे। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।